नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से तमाम खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां लोकसभा में वक्फ बिल पेश हुआ है। तमाम बयान सामने आए हैं और क्या कुछ जानकारी है बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजय। सुनिए। मैं आपके साथ अजीत और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। बता दें कि आज वो घड़ी है, वो दिन है, वो समय है जो भारत में काफी समय से उसका इंतजार चल रहा था, लेकिन जो विपक्ष था उसको लगातार आगे बढ़ाता नजर आता। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद जैसे ही वक्फ बोर्ड का नाम सामने रखा, जैसे भी की मीटिंगें लगातार होती नजर आई और जब लास्ट मीटिंग हुई तो स्पष्ट हो गया कि अब वक्फ बोर्ड पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, यानी संशोधन उसमें हुआ है। लेकिन वही विपक्ष लगातार उस पर सवाल खड़ा करता नजर आता। लेकिन आज वो घड़ी थी, आज 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल को जिस तरह से मोदी जी ने साफ कहा और उनके सांसदों ने कहा कि वक्फ बोर्ड जिस तरह से अपनी मनमानी कर रहा है, सरकारी संपत्तियों को अपना रहा है, गरीब लोगों की संपत्ति को अपना रहा है, अब उसमें पूरी तरह से संशोधन कर दिया गया है। यानी कि आज वो बिल पास होना है। लेकिन कई ऐसी जो पार्टियां हैं वो लगातार नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और जो चिराग पासवान में उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है कुछ मुस्लिम समुदाय की तरफ से कि अगर आपने समर्थन दिया तो आने वाले समय में मुसलमान आपको माफ नहीं करेगा। लेकिन जो होना है वो सो होगा, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, लेकिन गठबंधन बहुमत है। 293 सीटें हैं। वहीं राज्यसभा में भी उनके पास 119 सीटें हैं। यानी कि आज बिल पास होना है और बिल पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। उसके बाद जैसे ही मोहर लगेगी तो सभी राज्यों को और जिलों को वो आदेश कर दिया जाएगा कि आखिरकार वक्फ बोर्ड ने जब चाहा जहां चाहा अपना वक्फ बोर्ड लगाया और किसी भी संपत्ति को अपना बना लिया। उसको दायरे में लाने के लिए अब जो जिले का मजिस्ट्रेट होगा, जो डीएम होगा, उसके अधीन जाएगा और उस जो अपना हक मनाता है उसको ये दिखाना पड़ेगा कि तुम्हें किसने ये लिखित में दिया है कि ये संपत्ति मैं वक्फ बोर्ड को दे रहा हूँ। क्योंकि ऐसे कई केस हैं, ऐसे मुसलमान लोग पीड़ित हैं जो उन्होंने कहा था कि हमें तो पता ही नहीं है, लेकिन हमारी जमीन वक्फ में चली गई है। अब संशोधन के बाद कहीं न कहीं भारत के अंदर मुसलमानों के चेहरे पर भी खुशी है, क्योंकि संसद के बाहर जिस तरह से मुस्लिम समुदाय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे और उन्होंने तथ्य हाथ में लिए हैं कि हमें बहुत खुशी है कि मोदी जी ने हमारे हक की लड़ाई लड़ी और जो ठेकेदार बैठे थे, कुछ चंद ठेकेदार बैठे थे, उनकी दुकानें अब बंद होने की कगार पर हैं। अब देखना यह होगा कि बिल के बाद क्या विपक्ष रोड पर होगा या कहीं कमरे में बैठकर मातम करता नजर आएगा। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। खबर लखनऊ से है, जहां अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए बड़ा बयान दिया। क्या है वो बयान, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ। यूपी में 27 के रण के पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। इस बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के साथ साथ अपने विधायकों पर भी बड़ा हमला बोलते हुए निशाना साधा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बागी विधायकों पर तंज कसा। दरअसल सपा के बागी विधायकों ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग किया था और अब इन्हीं विधायकों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किया। अमित शाह से मिलने वालों में अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और विनोद चतुर्वेदी शामिल रहे। इन बागी विधायकों ने राजनीतिक परेशानियों का जिक्र अमित शाह से किया। यह खबर जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लगी तो उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जो अपने दर पर दगा करता है वह दर दर भटकता है। उनके कहने का इशारा साफ था कि जिस तरह से राज्यसभा में बागी विधायकों ने सपा के साथ धोखा किया है, अब आने वाले दौर में उनके साथ भी धोखा होगा। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। कहा कि यह बिल लोगों को धोखा देने के लिए है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने रेलवे, डिफेंस की जमीन बेची, अब उनकी नज़र वक्फ बोर्ड की जमीनों पर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कई एक और मुद्दों को लेकर भी बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश किया। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर लखनऊ से है, जहां सभी जगह पुलिस फोर्स लगाई गई है। ये पुलिस फोर्स क्यों लगाई गई है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमान। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी पुलिस मुखिया डीजीपी ने
पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया है। वहीं लखनऊ के पुराना लखनऊ जो है, पुराने लखनऊ में चप्पे चप्पे पे पुलिस पूरी तरह से जो अपनी निगाह बनाए हुए है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि लखनऊ के हर क्षेत्र में पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पे पूरी तरह से इनकी ड्यूटी लगाई गई है। उनका साफ तौर से कहना है कि जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो पुख्ता रूप से कर दिए गए हैं। वहीं पे जो डीसीपी हैं वो भी खुद मैं फोर्स के साथ सर्वे कर रहे हैं और साथ साथ जो संवेदनशील क्षेत्र है, जो इलाके हैं जहां पे अराजक तत्वों की जो माहौल खराब करने की जरा सी भी संभावना है, तो उन क्षेत्रों में भी लगातार भारी फोर्स लगाई गई है। और डीसीपी और एडीसीपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो खुद भी फुट मार्च कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जो पीएससी है, पीएससी बटालियन भी लगाई गई है। वहीं पैरा मिलिट्री फोर्स भी लगाई। पुराने लखनऊ के हुसैनाबाद, घंटाघर, चौक क्षेत्र, ठाकुरगंज, इस तरह के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे भारी पुलिस फोर्स लगाई गई है कि अमेंडमेंट बिल को लेके कि किसी तरह का कोई माहौल खराब ना होने पाए, कोई अराजक तत्व कोई माहौल खराब ना करने पाए, जिसको लेके लगातार सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस फोर्स जगह जगह लगाई गई है। लखनऊ से मोहम्मद अमान। खबर लखनऊ से है, जहां डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस अफसरों को निर्देश दिए। क्या कुछ निर्देश दिए, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ। संशोधन बिल को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर रही। डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश पर पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया और गश्त भी बढ़ाई। साथ ही साथ वक्फ बिल के मद्देनजर सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी भी रद्द करने का आदेश भी डीजीपी ने दे दिया है। दरअसल आज वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ। इस बिल के बाद कोई अनहोनी या प्रिय घटना न घटे या फिर विरोध प्रदर्शन में स्थिति न बिगड़े, इसके लिए डीजीपी प्रशांत कुमार ने यूपी के पुलिस अफसरों को खास निर्देश दिया। कहा कि संवेदनशील जिलों और इलाकों में गश्त बढ़ाई जाए और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अराजक तत्वों पर भी पैनी नज़र रखी जाए। डीजीपी के आदेश को अमल में लाते हुए यूपी के हर शहरों में फ्लैग मार्च किया। राजधानी लखनऊ के पुराने शहर में भी फ्लैग मार्च किया गया और एहसास दिलाया गया कि कोई भी अराजक तत्व अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगा। डीजीपी ने यह भी निर्देश दिया है कि वक्फ संशोधन बिल के मद्देनजर सभी पुलिसकर्मियों। खबर मेरठ से है, जहां सौरभ हत्याकांड मामले में जेल भेजे गए साहिल और मुस्कान की आज पेशी हुई है। ये पेशी कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, बता रहे हैं हमारे शाहरुख। हत्याकांड में मुस्कान और साहिल की आज 14 दिन की न्याय हिरासत पूरी हो चुकी है और उसी को चलते उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज पेशी की गई है, जिसमें न्याय हिरासत बढ़ाने की मांग की गई है। ये वही मेरठ जेल है जहां पर सौरभ और के हत्यारे मुस्कान और साहिल अंदर जेल में बंद हैं और लगातार इनकी वीडियो सामने आ रही है। किस तरीके से बेदर्दी से उन्होंने एक हत्या को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि साहिल की नानी यहाँ आई थी और जिसके चलते उसके पास कोई और जो है उसका परिवार का नहीं पहुंचा है। और मेरठ के जो जेलर हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर मुस्कान और साहिल को अंदर जेल में अलग अलग बैरक में रखा गया है। उनकी आज जो है कॉन्फ्रेंसिंग की गई है, जिसमें न्याय हिरासत उनकी आज 14 दिन की पूरी हो चुकी है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख। खबर बलौदाबाजार से है, जहां राजस्व विभाग की कार्यशैली से नाराज राज्य शासन ने बड़ा फैसला किया है। वो फैसला क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। बलौदाबाजार जिले के सुरहेला में मनहन साहू किसान के द्वारा लगातार राजस्व विभाग में 6 महीने से चक्कर काटने के बाद तहसील कार्यालय में कीटनाशक दवाई पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया गया था। इसको देखकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में राजस्व विभाग की बहुत किरकिरी हुई थी और विपक्ष कांग्रेस ने खूब मुद्दा उठाया था कि देश का छत्तीसगढ़ का अन्नदाता आज किस प्रकार से इस सरकार की कार्यशैली से दुखी है। इसी को लेते हुए आज राज्य शासन ने जिला कलेक्टर सभी को निर्देश दिया है कि राज्य राजस्व पखवाड़ा 7 अप्रैल से 21 अप्रैल तक चलाया जाए। इस पखवाड़े में आपको बता दें कि किसान उसी जगह में तहसीलदार, आरआई, पटवारी, कोतवाल
और तथा सरपंच वहां पर खड़े होकर वहीं पर उसके खेत के सामने उसका निपटारा करेंगे और उन्हें वहां पर निर्णय सुनाएंगे। यह पखवाड़ा लगभग 15 दिन तक चलेगा और 15 दिन के पखवाड़े के बाद किसान को कोई तकलीफ नहीं होगी और उसको वहीं पर तहसीलदार आ रहे वहां पर लिखित में सब कुछ B1 B खसरा और ऋण पुस्तिका बना के उसका अधिकार पट्टा देने का निर्णय राज्य शासन ने आज कलेक्टर को दिया है। कलेक्टर ने आज सख्त निर्देश जारी करके राज्य राजस्व पखवाड़ा में सभी को अनिवार्य रूप से शासकीय कर्मचारी जो भी हैं जो राज्य सेवा की राज्य के शासन के जो भी निर्देश है उसे सख्ती से पालन करें और किसानों को किसी प्रकार कोई तकलीफ नहीं हो और उनके जो रिकॉर्ड है उनको दुरुस्त करने के बाद उनको एक बार ऑनलाइन पोर्टल कार्ड में किसान कार्ड बनाकर उनको उनके कागजात को पूर्ण करने के सख्त निर्देश देंगे। और इसी करते हुए 7 अप्रैल से यह पखवाड़ा किसानों के लिए हो रहा है। जैसे राज्य शासन ने सख्त से कड़े निर्देश दिए हैं कलेक्टर को और से कोई भी कर्मचारी की कोताही बरती करेगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित ही किसानों के लिए कि बहुत ही सुनहरा अवसर है जब अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करा सकते हैं, अपने जो जमीन जो जब भी उसको भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। राज्य शासन के निर्णय से किसानों में एक प्रकार खुशी का माहौल है कि पहली बार राजस्व का पूरा पखवाड़ा उनके किसान को गाँव में आएगा और गाँव में आने के बाद वहीं उनका त्वरित निर्णय देगा और जिससे कि उनकी पूरी पुस्तिका और B1 की नकल और जो रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण है, बंटवारा है, नामांकन है, सभी वहीं पर किया जाएगा। निश्चित ही राजस्व पखवाड़े में किसानों को आने वाली कोई तकलीफ नहीं होगी और इससे किसान को एक बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं इंडिया वॉइस के लिए से प्रदीप माहेश्वरी। खबर झांसी से है जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गांजा तस्करी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता, देखिए। थाना पुलिस और स्वाट टीम को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें इन दोनों के द्वारा लुधियाना के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बड़ागांव थाना पुलिस और स्वाट टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। जो उस समय एक ट्रक को रोका गया और ट्रक के चेचिस के ऊपर उन्होंने जांच की गई तो उन्होंने देखा कि एक बॉक्स बना हुआ है। जब उस बॉक्स को खोल के तलाशी ली गई तो उसमें 1.25 कुंटल गांजा बरामद किया गया है। ये दोनों शातिर बदमाश जो थे ये उड़ीसा से लुधियाना जो है गांजा सप्लाई कर रहे थे। जो गांजा पकड़ा गया है इसकी बाजारू कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई गई है। वहीं पुलिस द्वारा दोनों शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर के जाँच करते हुए इनको जेल भेज दिया गया है। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए खबर बलौदा बाजार से है जहां किसान की आत्महत्या का मामला सामने आया है। आखिर किसान ने यह आत्महत्या क्यों की, बता रही है हमारे संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी। मैंने आज एक किसान की हत्या कर दी। आपको मदन बलौदा बाजार जिले के करजोल ब्लॉक के लखमई गांव का मामला है जहां पर एक खनन माफिया कांग्रेस का नेता था, जिला पंचायत सदस्य पति था, निर्मल देवांगन नाम का एक किसान उसका विरोध किया। वो रेती डंप कर था। रेती डंप करने का किसान ने विरोध किया तो विरोध करने के बाद उसके घर पहुंच गया जहां पर अपने साथियों के साथ उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की। मारपीट करने के बाद उनके परिवार के सामने जिस प्रकार की हरकत उसने कांग्रेसी नेता ने किया उससे वो किसान बहुत व्यथित हुआ और व्यथित होने के बाद उसने उन्हीं के सामने कीटनाशक का सेवन कर लिया। कीटनाशक सेवन करने के बाद उसकी स्थिति बिगड़ी। उसको परिवार के लोगों ने स्वास्थ्य विभाग ले गए जहाँ पर इलाज के दौरान उस किसान की मौत हो गई। आपको बता दें कि यहाँ पर की जो राजनीति है, ऐसे नेता यहाँ पर राजनीति नहीं करते, केवल यहाँ पर अवैध खनन करते हैं और यही उनका मेन पेशा है। इसी का विरोध करने वाले चंद्रिका साहू किसान को आज अपनी बलि देना पड़ गया। आपको बताएं लगातार यहाँ पर किसानों के साथ हो रहे शोषण और विरोध करने के कारण आदमी किसान त्रस्त हो जाता है और अपने आत्महत्या करने तक मजबूर हो जाता है। आपको बताएं लगातार शिकायत होने के बाद जिला प्रशासन पुलिस ने तत्काल विमल देवांगन कांग्रेस के नेता और जिला पंचायत सदस्य पति है उसके लड़के पंकज देवांगन और उसका जो नौकर था पुरु यादव को गिरफ्तार किया। उनके बाद धारा 296, 515, 351, 108 और BNS की धारा 3 और 5 लगाकर तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि यह भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि यदि कोई व्यक्ति इनका विरोध करता है तो उनके साथ जो आज चंद्रिका ने अपनी जान दी वैसी लगातार कई लोग के साथ मारपीट करते हैं। यहाँ तक कि वो अधिकारी तक को खनिज अधिकारी तक को नहीं छोड़ते, लेकिन इनका खनन लगातार जारी रहता है।